तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी एंड क्रेडिट। मनी क्या है? मनी इज समथिंग मनी इज समथिंग मनी इज समथिंग दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स मनी एक वैसा चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम आता है। कब आता है? इन ट्रांजैक्शन में आता है। ट्रांजैक्शन के दौरान। ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन के दौरान। आप जब कोई चीज़ ले रहे हैं, दे रहे हैं, या परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस दौरान जो मनी है वो एक्सचेंज एक माध्यम के रूप में काम आता है। एक्सचेंज आदान प्रदान करने के माध्यम के रूप में काम आता है। और यह एलिमिनेट करता है। एंड इट एलिमिनेट्स। और क्या एलिमिनेट करता है? क्या हटा देता है? किस समस्या को दूर करता है? यह एलिमिनेट करता है द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। कौन कर देता है? मनी। तो मनी कुछ नहीं है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ट्रांजैक्शन के दौरान, जो एलिमिनेट कर देता है नीड। किस चीज़ की नीड को? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की नीड को। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कुछ नहीं है, डबल कोइंसिडेंस का क्रिएट होना एक ही समय पर। ये डबल कोइंसिडेंस क्या है? एक ही समय दोनों संजोग बनना कि लेने वाले देने वाले तैयार हो जाएं किसी खास वस्तु को एक ही टाइम पे, और ट्रांजैक्शन सेटल हो पाए, वो भी बिना पैसे के इस्तेमाल के। क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? व्हेन इन एक्सचेंज, जब एक्सचेंज के दौरान, आदान प्रदान करने के दौरान, चीज़ों के लेन देन के दौरान, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय, कि बेच सके और ख़रीद सके, इस बात पर सहमत होते हैं। ईच अदर कोमोडिटीज, एक दूसरे के वस्तुओं को खरीदने के लिए या बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। इसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। मीन्स इस प्रकार का एक्सचेंज जिसमें दो पार्टी हों, अगर ए है, बी है, ए और बी है, ए के पास वीट है, बी के पास राइस है, और दोनों एक दूसरे एक ही समय पे वीट वाला राइस लेने को तैयार हो जाता है, राइस वाला वीट लेने को तैयार हो जाता है, तब तो ये ट्रांजैक्शन सेटल हो पाएगा। अगर नहीं तैयार हो पाता है तो फिर न राइस वाले को वीट मिलेगा, न वीट वाले को राइस मिलेगा। और यहाँ पर जो सिचुएशन उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है एसेंशियल फीचर है किस चीज़ का? तो बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम कब? थोड़े से पहले समय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जब लेन देन सामानों के बदले ही किया जाता था, सामानों से ही किया जाता था। उस समय पैसे का चलन नहीं था मार्केट में लोगों के बीच। तो इसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और जिसे ख़त्म किया किस चीज़ ने? मनी ने। तो मनी के आ जाने से कौन सी समस्या ख़त्म हुई? तो समस्या ख़त्म हुई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, और हमारा ट्रांजैक्शन सेटल हो पाया। अब मनी का जो जर्नी है इसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टर्म है क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? तो क्रेडिट और कुछ नहीं है, क्रेडिट एक प्रकार का लोन है, क्रेडिट एक प्रकार का एडवांस है जो हम किसी व्यक्ति को देते हैं, और वह प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर में वह हमें इस पैसे को लौटा देगा। यही क्रेडिट हुआ। जैसे फ्लिपकार्ट पे है या अन्य प्रकार से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो ये एडवांस में हम लोग पैसे लेते हैं, और जो प्रॉमिस करते हैं अगले को कि हम कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, हम पैसे आपको लौटा देंगे, और इस भरोसे के साथ आपको एडवांस दी जाती है। तो क्रेडिट वही है, या इट इज़ ए काइंड ऑफ लोन दैट इज़ गिवन टू अ नीडी पर्सन, है ना, ऑन प्रॉमिस दैट ही और सी पर्सन विल रिटर्न दैट मनी ऑन टाइम इन फ्यूचर। अब हम लोग मनी के जर्नी को देखेंगे तो मनी का जर्नी बहुत छोटा नहीं है। यह एंशिएंट टाइम से शुरू होता है,
और मॉडर्न टाइम तक आता है, एंशिएंट से मॉडर्न तक आता है। और एंशिएंट में क्या होता है, उस समय पैसे का कोई भी चलन नहीं था, आविष्कार नहीं था। तो क्या होता था, ग्रेन और कैटल में हमारा ट्रांजेक्शन सेटल हुआ करता था। ग्रेन एंड कैटल में ट्रांजेक्शन सेटल हुआ करता था। ग्रेन एंड कैटल में ट्रांजेक्शन सेटल होता था, तो इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। और यह ट्रांजेक्शन क्यों बंद हो गया? क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई? अब सपोज कि कोई गाय वाला है और उसे सोना चाहिए। यहाँ पर सोना बहुमूल्य धातु था, गाय है ना। अब यहाँ पर वैल्यूएशन लगाना वस्तुओं का बड़ा समस्या हो गया। अब सपोज आपको बाल कटवाना है और आपके पास भैंस है, अब कैसे इसको ट्रांजेक्शन को सेटल करिएगा? दूध कितना दूध दीजिएगा ये बाल काटने का, क्या मूल्यांकन होना चाहिए? तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी बार्टर सिस्टम में। फिर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स भी तो था कि एक समय पर हजाम भी तैयार हो जाए दूध पीने के लिए और आप भी तैयार हो, आपका भी बाल बड़ा होना चाहिए कटाने के लिए। तो बड़ा समस्या हो गया। अगर मान लीजिए कोई छोटा मोहल्ला है, वहाँ पर किसी का बाल नहीं बढ़ा, तब तो दूध पिए बिना मर जाए बेचारे, या दवा लिए बिना। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद थोड़ा सा तरक्की हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ा, इन लोगों का बुद्धि बढ़ा, तो हम लोग कुछ प्रकार के कॉइन्स, मेडाइवल माने मध्यमकालीन जो था, मध्यकालीन उस पीरियड में हम लोग कुछ मेटालिक कॉइन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जो कि कॉपर से बना होता था, गोल्ड से बना होता था, सिल्वर से बना होता था। तो मेटालिक कॉइन कुछ चलन में आया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं था, ढंग से नहीं हो पा रहा था। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स वगैरह सब मार्केट में आने लगे, गोल्ड सिल्वर कॉइन ETC है ना, कॉइन्स ये सब आने लगे। अब मॉडर्न फॉर्म आता है। मॉडर्न फॉर्म में आता है तो हमारा करेंसी बदलता है, रेगुलेटेड होता है, अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट इस पर अच्छे से पकड़ रखती है। फिर भी डुप्लीकेसी तो होती ही है, लेकिन चलन अच्छे से हो रहा है। पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, ये हुआ पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। इसके अलावा भी बहुत प्रकार से मनी है। प्लास्टिक मनी भी बोला जाता है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह जो है प्लास्टिक मनी है। डिजिटल करेंसी भी है। तो इस प्रकार से ₹रुपया भी RBI ने लॉन्च किया है कुछ महीनों पहले। तो ये भी एक प्रकार का पैसा ही है। या बिटकॉइन वगैरह भी आप देखते हैं, तो ये सब पैसा है। हालांकि बिटकॉइन को हम इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेटेड नहीं है हमारे यहाँ, RBI उसको मान्यता नहीं दे रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जर्नी है किसका, मनी का, कि कहाँ से शुरू हुआ। ग्रेन एंड कैटल से शुरू होता है, बार्टर सिस्टम से शुरू होता है, मेटालिक कॉइन के ये इन्वेंशन तक, डिस्कवरी इन्वेंशन तक आता है, जिसमें गोल्ड सिल्वर कॉइन वगैरह हमारे चलन में आता है, मार्केट में आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पेपर करेंसी और कॉइन्स तक पहुँच जाता है, डिजिटल करेंसी तक पहुँच जाता है, ₹रुपया तक पहुँचता है। और किस प्रकार से गवर्नमेंट इसके चलन को रेगुलेट करती है। एक स्पेशल अथॉरिटी है RBI नाम की, जो इसको कंट्रोल करती है। तो ये रहा। तो हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी किसको किसको कहेंगे, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किसको किसको कहेंगे? तो पेपर करेंसी को तो कहेंगे ही, कॉइन्स को भी कहेंगे, उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट को भी कहेंगे, डिमांड डिपॉजिट को भी कहेंगे। ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, ये हम थोड़े आगे में समझेंगे, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स को भी कहेंगे। इसके साथ साथ चेक को भी कहेंगे, चेक्स को भी कहेंगे। डिजिटल करेंसी तो हम बोल ही चुके। तो इतना है जो NCERT में मेंशन्ड है ना, आपको इसको ध्यान में रखना है। जो ये सब मनी का, मॉडर्न मनी का फॉर्म है, मीन्स रूप है, जो अभी के समय में चल रहा है। इसके साथ हम देखेंगे आगे का टॉपिक कि ये करेंसी जो है, अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, इतना एक्सेप्टेड क्यों है? क्योंकि उससे पहले वाले फॉर्म में जो राजा महाराजा हुआ करते थे मेडाइवल के टाइम में, उन समय में कॉइन्स बहुत दिक्कत था चलाना। अपने दरबार में चल जाता था, अपने राज्य में चल जाता था, दूसरे जगह एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था ज़्यादा, या उसका डुप्लीकेसी बहुत हो पाता था, अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाया करता था। लेकिन अभी के समय में कोई क्यों पैसा को एक्सेप्ट कर लेता है, क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है? इतना वैल्यू क्यों है पैसा का, जिसके लिए हर कुछ हो जा रहा है? तो हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि वाई मनी, मॉडर्न मनी इज एक्सेप्टेड। वाई मॉडर्न मनी इज एक्सेप्टेड, मॉडर्न जो मनी है यह एक्सेप्टेड क्यों है? तो एक्सेप्टेड है क्योंकि यह ऑथोराइज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। यह इसलिए एक्सेप्टेड है बिकॉज इट इज़ ऑथोराइज्ड। इसको अथॉरिटी मिलता है, ऑथोराइज किया जाता है, मान्यता दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, है ना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। जो देश की सरकार है वो इसको मान्यता देती है। अब देश की सरकार ही मान्यता दे रही है तो चलेगा क्यों नहीं? क्यों नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा? सरकार गारंटर बन रही है। अब इसमें क्या होता है, हमारे देश में, हमारे कंट्री में RBI क्या करती है? सारे नोट्स को छापती है,
ऑल करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई ही सारा पैसे को छापती है। यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आपको क्वाइंस और 1 रुपये नोट को छोड़ देना है। क्वाइंस, एक्सेप्ट क्वाइंस एंड 1 रुपये नोट। क्यों? क्योंकि यह फिनांस मिनिस्ट्री का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिनांस मिनिस्ट्री है वो इसको मिंट करने का काम करती है। और इस पर साइन किसका होता है? इस पर साइन फिनांस सेक्रेटरी का होता है। किस पे? तो ये कॉइन्स वगैरह हैं या 1 रुपये नोट जो है जिस पे, उस पे, बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है और आरबीआई का जवाबदेही है। तीसरा चीज़ क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है ना, मनी क्यों एक्सेप्टेड है? तीसरा कारण ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन देश में आरबीआई के अलावा करेंसी इशू नहीं कर सकता है। नो एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक व्यक्ति, नो एनी इंडिविजुअल कैन जो है इशू करेंसी एक्सेप्ट आरबीआई। कोई भी करेंसी को इशू नहीं कर सकता है, किसी को अलाउ परमिशन ही नहीं है, नहीं कर सकता है, जाली काम हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। उसके अलावा क्या है? कोई भी इंडिया में लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता है जो पेमेंट रुपी में हुआ है। नो वन कैन रिफ्यूज, नो वन कैन रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। मीन्स जो दुकान वाले 1 रुपये का सिक्का कभी कभी नहीं लेते हैं या ये 2 रुपया नहीं लेंगे, आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यह गवर्नमेंट बोलती है या आरबीआई बोलती है कि भारत की सीमा में, अब नेपाल में जाके नहीं करना, अमेरिका जाके नहीं करना है, इंडिया के बॉर्डर में कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है पेमेंट जो कि रुपये में किया जा रहा है। लेना ही है, कंपल्सन है। इसलिए कहा गया है कि मनी इज एक्सेप्टेड, करेंसी, मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड, क्योंकि कानून इसको पावर दे रही है, हमारा देश पावर दे रहा है। अगला क्या है? गवर्नमेंट ऑथोराइज कर रही है, आरबीआई ऑथोराइज कर रही है। अगला टॉप पॉइंट क्या हो सकता है कि लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज। मीन्स हमारा जो कानून है ना, वो भी इसको, कानून भी मान्यता दे रहा है ना, कानून भी लॉ लीगलाइज कर रहा है इसको, किसको? मनी को, है ना, मॉडर्न मनी को, ताकि इसलिए यह एक्सेप्टेड है मॉडर्न करेंसी आज के डेट में। अब ये करेंसी को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? व्हाट वाज द नीड, है ना? करेंसी का ज़रूरी क्या पड़ा? मॉडर्न करेंसी का चल तो रहा था, बार्टर सिस्टम भी चल रहा था बढ़िया से, गेहूँ चावल में बदलाता, हर चीज़ बदलाता, लेकिन सामान के द्वारा ही। लेकिन फिर भी क्यों हम लोग को ज़रूरी पड़ा कि हम लोग कॉइन्स लाएँ? मेडाइवल पीरियड में राजा महाराजा जीतल और भी चीज़ें को लाया, तांबा का सिक्का, सोने का सिक्का, सिल्वर का सिक्का, लेकिन वहाँ भी नहीं रुका। हम लोग मॉडर्न करेंसी लाए, पेपर करेंसी प्लस कॉइन प्लस डिजिटल करेंसी, प्लास्टिक मनी, बहुत सारे चीज़ों को लाया हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ रीज़न है। वो क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा है जो हमको मॉडर्न करेंसी से मिलता है? करेंसी एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, रेगुलेटेड है, तो हमको मिलता है, वो क्या है? तो हम बेनिफिट्स को देखेंगे कि मनी का बेनिफिट्स क्या है, मॉडर्न करेंसी का बेनिफिट क्या है इकोनॉमी में, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था में। तो बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या लाभ है, हम उन लाभों को देखेंगे, है ना, बेनिफिट्स को देखेंगे। तो पहला बेनिफिट है ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो हम लोग पढ़े थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज सॉल्व्ड विद इन्वेंशन ऑफ मनी। हो जाता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आपको डिपेंड नहीं रहना है कि अगले को, आपके पास जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है या नहीं है, नहीं तो आपको डिपेंड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब किस बंदे को खोजे जिसको आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसकी ज़रूरत है, आप जाएंगे उसको देंगे, उससे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ लेंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है मनी, यह पहला बेनिफिट है। दूसरा क्या है? अब जिसके पास मनी है वो किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए एक्सचेंज कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। पर्सन कैन ईजिली
एक्सचेंज कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको होटल में जाना है, ताज होटल आप जाएंगे, अब आप मान लीजिए किसान हैं तो आप गेहूँ चावल लेके जाइए वहाँ पर दीजिए, फिर होटल के रूम को बुक करिए। तो इस सब समस्या को ख़त्म कर दिया गया है। आप पैसा लेके जाइए बस, और पैसा लेके जा रहे हैं आप डायरेक्ट वहाँ पर जाइए, अपना रूम बुक करिए, रहिए, चले आइए। तो पर्सन के पास पैसा है, पर्सन कोई भी सर्विस अवेल कर सकता है, कोई भी कमोडिटी या गुड्स को ख़रीद सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपको अगर ताज होटल बुक करनी है तो आपको एक बैलगाड़ी या एक पिकअप भर के लेके नहीं जाना है वहाँ पर चावल गेहूँ, है ना, क्योंकि बस आपके पास पैसा नहीं है, बाटर सिस्टम चल रहा है। सोच के देखिए, आप जा रहे हैं बैलगाड़ी से बैठ के या कार से बैठ के और ताज होटल में जा रहे हैं, और वहाँ पर आप दे रहे हैं कि ये लीजिए 100 केजी 1000 केजी गेहूँ है, 1000 केजी चावल है। अब जो ताज होटल का जो मैनेजर होगा या जहाँ पे टिकट बुक हो रहा होगा, वहाँ एक बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पर अनाज रखा रहा होगा, मूची आ रहा होगा, जूता ला रहा होगा सैकड़ों में। तो ये बहुत दिक्कत है। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक और फ़ायदा हुआ कि आप जितना का चावल गेहूँ वहाँ ले जाते बेच देते उसको, उससे अच्छा है क्या कर रहे हैं, आपके पास करेंसी है, आप उसको मार्केट में बेच दे रहे हैं, बदले में पैसे ले ले रहे हैं। तो पैसा के पास यहाँ क्या है, स्टोर वैल्यू है ना। तो ये स्टोर वैल्यू है, स्टोर वैल्यू है। मतलब बहुत सारा सब्जी है मान लीजिए मार्केट में, अब आपको ज़रूरत है ना, तो स्कार्सिटी हो रही है, आपको पता है कि प्याज की कमी होने वाली है मार्केट में। तो आप क्या करेंगे, आप पैसा पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ये नहीं है कि प्याज को भर ले, पूरे घर में भर दें। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता है कि भविष्य में आप जब 10th में जाइएगा, 11th में जाइएगा, तो आपको पेन की आवश्यकता होगी, तो आप पेन अभी से खरीद के रखना शुरू करेंगे? नहीं, आप पैसा रखना शुरू करेंगे, पैसा की का व्यवस्था करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ताकि जब ज़रूरत हो उस समय आप पैसा दे दें। तो पैसा यहाँ स्टोर भी कर रहा है वैल्यू को, और उसका हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। हम बैंक में भी मनी को जमा कर सकते हैं, अगर आपके पास सरप्लस मनी हो रहा है, एक्सेस मनी हो रहा है, तो यू कैन स्टोर इट इन, कीप इट इन बैंक्स, डिपॉजिट इन बैंक्स। आप इसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। भविष्य में इसके इस्तेमाल के लिए आप इसको बैंक में भी जमा कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं मनी के। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मॉडर्न मनी के बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स रियली में चाहिए हैं। इसलिए अब हम लोग मनी के बेनिफिट्स को तो देख लिए। मनी क्यों लीगलाइज हो पाया, काहे हो पाया, क्योंकि इसको गवर्नमेंट लीगलाइज कर रही है, ऑथोराइज कर रही है, आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है, इसके चलन को देख रही है। बेनिफिट को हम लोग समझ गए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को ख़त्म कर दे रहा है, स्टोर वैल्यू है इसके पास, इतनी सारी सुविधाएँ हैं मनी से जुड़ी हुई, तो हम क्यों ना चलाएँ। अब हम आगे एक बार थोड़े बैक जा रहे हैं कि जब आप ताज होटल जा रहे थे उस पीरियड में जा रहे हैं 1960s या 50s या उससे भी पहले। उस समय वाटर सिस्टम को हम लोग याद कर रहे हैं कि वाटर सिस्टम क्या था, है ना। तो वाटर सिस्टम क्या था, तो आप अपने आप को ध्यान में लाइए, है ना, बैक जाइए, बैक डेट में, और वाटर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा सोचिए कि आप एक ताज होटल में जा रहे हैं, या जो भी होटल उस समय रहा हो, और वहाँ आप जा रहे हैं बहुत सारा अनाज लेकर के, क्योंकि आप एक किसान फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पैसा का चलन नहीं है, आपको होटल में रहने का शौक़ है, तो आप जा रहे हैं लेकर के। सोचिए, ये भी छोड़िए, आपको जहाँ पानी वाले जहाज़ से जाना है किसी दूसरे देश, आपको टिकट लेनी है, आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं चल रहा है, और आप एक किसान हैं या आप एक मछुआरे हैं, आप मछली भर के जा रहे हैं। सोचिए कुछ। तो ए सिस्टम इन विच, वाटर सिस्टम क्या है, सिस्टम इन विच, एक ऐसी व्यवस्था, इन विच गुड्स are directly exchanged for other goods without using विदाउट मनी। बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान हो रहा है, एक सामान के बदले दूसरा सामान। वैसे ही व्यवस्था को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का एसेंशियल फीचर क्या है, अभी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछेगा तो क्या मारेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है, व्हेन इन एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री
टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटीज। जब दोनों पार्टी ए और बी चंगू मंगू एक दूसरे के सामान को लेना खरीदना बेचना पसंद करेंगे, एट दैट टाइम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ। और यह एसेंशियल फीचर है किसका, बार्टर सिस्टम का। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना, किसकी, बार्टर सिस्टम की। क्या लिमिटेशन है, क्या सीमा है? तो सीमा है कि इसका स्टोर वैल्यू नहीं है। कितना जूता वाला जूता रखेगा, पागल हो जाएगा। या पेरिसेबल आइटम है तो आप पेरिसेबल जो ख़राब हो सकता है, कितना आप स्टोर करके रखिएगा, कितने दिनों तक रखिएगा। तो डिफ़िकल्ट टू स्टोर, डिफ़िकल्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज। दूसरा समस्या क्या है, इन एक्सचेंजिंग इंडिविजुअल गुड को एक्सचेंज करने में, इंडिविजुअल गुड्स क्या हुआ, अब जिसको बांटना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा वस्तु सब है ना, उसको बांटना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर आप कैसे करिएगा, इसको किस प्रकार से मूल्यांकन करिएगा, एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ इसका, या एग्जैक्टली हम क्या समझेंगे कि आपको वैल्यू लगाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है चीज़ों का। अब कि सोना है, कोई बड़ा पशु वाला है, उसको पशु और सोना को एक्सचेंज करना है, वहाँ वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, धन इकट्ठा करने में भी दिक्कत है भाई। गुड्स बार्टर सिस्टम में आप कितना धन इकट्ठा करिएगा, क्या सामान रख के भरिएगा। इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। और एक समस्या तो पहले से है कि कंडीशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको तो फुलफिलमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फुलफिलमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये फुलफिल नहीं हुआ तो काम ही नहीं होगा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। ये तो फुलफिल होना चाहिए, सबसे पहला क्राइटेरिया है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो ये हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बार्टर सिस्टम में ये सारी समस्याएं मौजूद हैं, और इसलिए हम लोग बार्टर सिस्टम को बहुत दिनों तक कैरी नहीं कर पाएँ। कब तक कैरी नहीं कर पाएँ, जब तक हम कोई इसका विकल्प नहीं ढूंढ पाएँ मनी के रूप में, मनी में भी मॉडर्न मनी के रूप में। क्योंकि मेडाइवल पीरियड में जो मनी आया था वो ट्रांजैक्शन को आसान तो किया था, नो डाउट, बट उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, बहुत सारी कमियाँ थी जो उसको सुचारू रूप से चलने में दिक्कत कर रही थी। अब आगे हम देखेंगे कि हमारा जो मनी चल रहा है, मॉडर्न मनी चल रहा है, उसमें आरबीआई का क्या भूमिका है। जो आरबीआई के बारे में हम लोगों ने 1-2 बार चर्चा किया कि आरबीआई इसको रेगुलेट कर रही है, करेंसी इशू कर रही है, ये सारे काम आरबीआई कर रही है। तो आरबीआई क्या काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, आरबीआई है क्या, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। आरबीआई तो पता ही है, बैंकों का बैंक है। आरबीआई रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं बैंक्स के लिए। इट इज़ द सेंट्रल बैंक है, यह एक सेंट्रल बैंक है। इट इज़ द सेंट्रल बैंक, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जिम्मेवार है क्या चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, यही पैसा छापता है, फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। एंड, और क्या करता है, मैनेज करता है द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडियन इकोनॉमी। विदेश में नहीं करता है, अपने यहाँ करता है। मीन्स आरबीआई एक वैसी संस्था है, सेंट्रल संस्था है, सेंट्रल बैंक है, जो रिस्पॉन्सिबल है पैसे को छापने के लिए और मैनेज करने के लिए। क्या चीज़ मैनेज करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को। मीन्स हमारे देश में जो मनी का फ़्लो हो रहा है उसके सप्लाई को कंट्रोल करती है। जब ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, ज़्यादा पैसा मार्केट में फ़्लो होने देती है। जब पैसे को रोकने की ज़रूरत है उस समय पैसे को रोकने का काम करती है। तो इस प्रकार से सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है आरबीआई।
अब इसके फंक्शन है कुछ, इस काम है, क्या काम करती है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो पहला काम इशू करेंसी, करेंसी को इशू करती है। दूसरा काम क्या है, यह सरकार के लिए भी बैंकर का काम करती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार की बैंकर है। सरकार को एडवाइस देना, लोन के बारे में बताना, कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर पैसे का प्रबंध कर देना, ये भी काम आरबीआई का है। अब रिसेंट में तो हम लोग जाने ये भी कि प्रॉफिट भी देती है कुछ सरकार को आरबीआई। यह बैंकर्स का भी बैंक है, जितने भी बैंक हैं उन सब के गॉडफादर। ये क्रेडिट के भी कंट्रोल करती है, क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कि मार्केट में लोन है वगैरह है, इसका क्या रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कब घटाना चाहिए, कब बढ़ाना चाहिए। हाउसिंग लोन है, कभी 6-7% के करीब चला जाता है, कभी उसको बढ़ के 8-9 पर पहुंचा दिया जाता है। ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई करता है। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे, तो उस समय आरबीआई क्या करती है, पैसे को कंट्रोल करना चाहती है। पैसे को कंट्रोल करना चाहती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है हर चीज़ के लोन पे। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो आपको ज़्यादा पैसा बैंकों को देना है, तो पैसा बैंकों के पास वापस जाना शुरू हो जाता है। इससे मार्केट में पैसा घट जाता है, आपका जेबी टाइट हो जाता है। फिर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसे की कमी है, पैसे को बढ़ाना है, तो लोन को सस्ता, लोन बंटवाना शुरू कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाने लगता है लोगों को, फिर मार्केट में पैसा आ जाता है, फिर खर्च करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तो ये व्यवस्था आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। जितने भी फॉर्मल सोर्स हैं क्रेडिट के दौरान, हम लोग देखेंगे कि जितने भी फॉर्मल सोर्स हैं, सारे फॉर्मल सोर्स में, फॉर्मल सोर्स क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो जितने भी फॉर्मल सोर्सेस हैं लोन के, क्रेडिट के, वो सारे को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है। आगे देखेंगे कि ये मॉनिटर करता है बैंक को एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस, है ना। ये बैंक पर नज़र रखता है, आंख बना के रखता है कि कैश को, एक्चुअल कैश को मेंटेन रखे, मॉनिटर्स, है ना। एक्चुअल कैश monitors that the bank actually maintain the cash balance, actually maintain the cash बैलेंस। मीन्स बैंक जो है कैश बैलेंस मेंटेन करती है कि नहीं करती है एक्चुअली में, ये भी देखना है। अगर लोगों को ज़रूरत पड़ा वापस मांगने गए, लौटा नहीं पाया, तो इससे क्या होगा, व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए आरबीआई इस पर नज़र रखती है। दूसरा क्या करती है, आरबीआई पीरियोडिकली इन्फॉर्मेशन मांगती रहती है बैंक से कि भाई क्या, किसको किसको दे रहे हो लोन, किसको नहीं दे रहे हो, ज़रूरतमंदों को क्यों नहीं दे रहे हो, एक ही आदमी को इतना लोन क्यों दे रहे हो, एक ही वर्ग को इतना लोन क्यों दे रहे हो। ये सारे चीज़ों को पीरियोडिकली मतलब एक नियमित समय पर आरबीआई पूछती रहती है बैंकों से। इसके अलावा क्या करती है, आरबीआई देखती है कि बैंक जो लोन दे रहा है केवल प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं दे रहा है, केवल बड़े बड़े ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को तो नहीं दे रहा है, केवल माल्या जैसे लोगों को तो नहीं दे रहा है, क्या छोटे किसानों को दे रहा है, केसीसी कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रायोरिटी सेक्टर यहाँ पर बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आता है कि ज़रूरतमंदों को देना, खास क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है जहाँ पर ज़रूरतमंद होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, केसीसी, फार्मर्स के लिए जो लोन है, हाउसिंग लोन है, इन सब प्रकार के सेक्टर में लोन बैंक दे रही है या नहीं दे रही है, ये सुनिश्चित करती है, देखते रहती है कौन, आरबीआई। तो ये सब जो रोल है, फंक्शन है, किसकी है, आरबीआई की है। ये आरबीआई पीरियोडिकली जो है हिसाबबारी लेती रहती है। किससे लेती है, तो जितनी भी बैंक्स हैं उनसे। और आरबीआई क्या करती है, आरबीआई देखती है कि बैंक लोन केवल प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं दे रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण। उसके अलावा यह मॉनिटर करती है कि बैंक के पास एक्चुअली में कैश है कि नहीं, या गबन कर गया तो इट सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। और यह सुपरवाइज भी करती है फॉर्मल, जितने भी फॉर्मल सोर्स है, कोऑपरेटिव्स हो गए, बैंक्स हो गए, इन सब के फंक्शन को कि किस प्रकार से ये फंक्शनिंग कर रही है, सही कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये आरबीआई के बारे में हम लोग ने जाना कि आरबीआई क्या है, किस प्रकार से फंक्शन करती है, क्या क्या फंक्शन है ना। इतना ही हमको सिलेबस के हिसाब से जानना है। अब आगे हम देखेंगे कि बैंक क्या है। आरबीआई तो बैंक है, बैंकों का बैंक है, गॉडफादर। लेकिन बैंक क्या है, बैंक को हम किस प्रकार से
एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बैंक कुछ नहीं है, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जो बैंक क्या है? बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज किया जाता है, जो किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट आरबीआई के रूप में, आरबीआई के जरिए फंक्शन करती है। तो सारे परमिशंस आरबीआई ही करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इच्छा भी उसमें सम्मिलित होती है। तो ऑथोराइज टू, क्या चीज़ के लिए ऑथोराइज होता है? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट। आप पैसा जमा कर सकते हैं, यह कहा जाता है किसी भी बैंक को। यू आर परमिटेड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और एंड प्रोवाइड क्रेडिट्स। आप क्रेडिट दे सकते हो। मीन्स दो फंक्शन निकल के आया, एक एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा प्रोवाइड क्रेडिट। क्रेडिट दैट मीन्स लोन, एक प्रकार का लोन। तो क्या हुआ? बैंक एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है, जो ऑथोराइज है ना? किसके द्वारा ऑथोराइज है? तो आरबीआई उसको परमिशन देती है, लाइसेंस देती है गवर्नमेंट के सहमति से, और वह एक्सेप्ट करता है क्या चीज़? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, और वह डिपॉजिट क्रेडिट के रूप में दूसरों को देता है। मीन्स बैंक यहाँ पर मीडिएटर का ही रोल प्ले कर रहा है, इस इकोनॉमी में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। मान लीजिए आप ए हैं और कोई बी है, कोई सी है, बीच में एक बैंक है। इस आप क्या, आपके पास सरप्लस मनी है, आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, ज़रूरत आपको इतनी की नहीं है। आप क्या किए, ये 100 करोड़ बैंक में रख दिए। बैंक इसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, सर्टेन इंटरेस्ट देती है ना? तो आपका भी काम चल रहा है। और यह 100 करोड़ रुपया जब आप बैंक में जमा कर देते हैं, तो आरबीआई इस पैसे में से, बी एक किसान है, फार्मर है, ये सी एक बिजनेसमैन है, तो ये क्या करती है, 100 करोड़ में से बी को कुछ दे दी, कुछ सी को दे दी, बदले में क्या करती है, इससे इंटरेस्ट लेती है ना? इंटरेस्ट लेती है, इससे भी इंटरेस्ट लेती है। अब इससे जो इंटरेस्ट लेगी वह ज़्यादा लेगी। आपको अगर 3% दे रही है, आपको अगर 3% इंटरेस्ट दे रही है, तो इसको बैंक 10% पर 10% ले रही होगी, इसको 10% ले रही होगी। आप देख रहे हैं कि 10% ले रहा है, 3% दे रहा है, बीच में अंतर कितना का है? 7% का है। मीन्स 10% ले रहा है, 3% दे रहा है, तो बीच में अंतर कितने का है? 7% का। ये 7% बैंक का प्रॉफिट हुआ। अब इस प्रॉफिट में से 7% में से बैंक क्या करती है, कुछ स्टाफ वगैरह पर मेंटेनेंस पे खर्च होता है, बाकी गवर्नमेंट को लौटाती है। तो इस प्रकार से बैंक्स फंक्शन करती है। और यहीं पे 100 करोड़ रुपया जो आया, आरबीआई नज़र बनाए रखती है कि 100 करोड़ रुपया, ये जो 100 सीआर है, ये 100 करोड़ रुपया बैंक मेंटेन रखे हुए या नहीं रखे हुए, इसमें से कुछ पैसा निकाल के रख देता है कि नहीं अलग, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, है ना? कुछ पैसा निकालना पड़ता है बैंक को। टोटल पैसा जितना बैंक के पास आया, अगर 100 करोड़ आया, तो 100 करोड़ रुपया ही वो पूरे पैसा कर्ज में नहीं दे सकता है, कुछ पैसा उसको निकाल के रख देना पड़ता है फॉर द अनफॉर्सीन प्रॉब्लम। मतलब कभी भी अचानक से लोग तैयार हो गए कि नहीं, पैसा लौटाओ, मेरा पैसा लौटाओ, मेरा पैसा लौटाओ, उस समय क्या होगा? तो उस समय कुछ रिजर्व पैसे रहते हैं कि संभलने का टाइम मिले, लोग को कुछ कुछ दिया जाए, धीरे करके कर दिया जाए, और बाकी पैसा जो है वह लोन के रूप में देती है। फिर यहाँ आरबीआई नज़र डालती है, लोन दिए तो रेट सही है या नहीं है, या जो मन किया उस रेट पर दे दिए। दूसरा चीज़ आरबीआई फिर क्या नोटिस करती है, क्या ज़रूरतमंदों को तुम लोन दिए या नहीं दिए। तो ये सारे चीज़ आरबीआई नोटिस करती है। तो आगे फिर हम देखेंगे। ये बैंक्स हुआ, ये बैंक का रोल आप देख लीजिए कि बैंक के फंक्शन को अगर पूछा जाए तो एक्सेप्ट डिपॉजिट करना, प्रोवाइड क्रेडिट, है ना? डिपॉजिट भी करना और क्रेडिट भी प्रोवाइड करना, तो ये बैंक का लोन है, ये रोल है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्रेडिट तो हम लोग जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट बैंक से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। डिमांड डिपॉजिट क्या है? डिमांड डिपॉजिट क्या है? तो डिमांड डिपॉजिट कुछ नहीं है, वैसा डिपॉजिट जो ऑन टाइम, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है? वैसा डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब ही जमा करना हुआ, और वैसा जो डिपॉजिट जो आप विथड्रॉ कर सकते हैं, है ना? निकाल सकते हैं ऑन डिमांड, डिमांड पर, जब आपको ज़रूरत होती है आप उस समय उस पैसे को निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। द डिपॉजिट्स इन द बैंक। दैट कैन बी withdrawn
ऑन डिमांड, इसी को कहते हैं। अब इसका कुछ फीचर है, कुछ खासियत है। क्या फ़ायदा है इसका, डिमांड डिपॉजिट का क्या फ़ायदा है इसका? तो इसका फ़ायदा है कि बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और आपको इंटरेस्ट भी देती है। बैंक्स क्या करती है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट, और कुछ इंटरेस्ट भी आपको देती है इस डिपॉजिट पे। इससे क्या होता है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आप कुछ ना कुछ अर्न कर पा रहे हैं उससे, और आपका मनी भी सेफ है, एक ऑथराइज एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के पास है। दूसरा क्या है, फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल द पेमेंट। मीन्स आपको एक चेक नाम का चीज़ मिलता है। ये चेक क्या है, एक प्रकार से करेंसी का ही फॉर्म इसको आप कह सकते हैं, जो क्या करता है, जो आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने में मदद करता है डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कैश। आप बिना कैश के इस्तेमाल के ही आप ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं चेक की मदद से, ठीक है। तो चेक की मदद से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फीचर क्या हम देख सकते हैं कि फैसिलिटी ऑफ चेक हमको मिलता है अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट। बैंक में आपके जितने पैसा होगा उतना ही के हिसाब से आप चेक दे सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आप किसी को 100 करोड़ दे दीजिए, चेक लगा के बाउंस कर जाएगा। अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको चेक मिलता है, और जो पॉसिबल करता है, संभव बनाता है, मेक इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट, कि पेमेंट को आप सेटल कर सकें, जो पैसा जिसको देना है सेटल कर सकें बिना कैश के यूज के, विदाउट कैश, बिना कैश के आप ट्रांजैक्शन को सेटल कर पाएँ। यह संभव कैसे हो पाता है, चेक के मदद से भी हो पाता है, ठीक है। और जितना पैसा है उस हिसाब से आप चेक काट सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है डिमांड डिपॉजिट का, कि ऑथोराइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है ना, ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये क्या है कि रिसेंट के दिनों में हम लोग सुने थे कि महाराष्ट्र के आसपास कोऑपरेटिव्स हैं, कुछ फेल कर गए हैं, काम करना बंद कर दिया है, लोगों का पैसा है उसमें, वो पैसा को कैसे क्या होगा, तो 5 लाख के करीब रिटर्न करेगी गवर्नमेंट। इस बात का इंश्योरेंस करा देती है, जो भी पैसे लोग जमा करते हैं उसमें, तो कुछ गारंटी वगैरह है कि कुछ आप पूरे से हाथ नहीं धोगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। तो ये हम देख रहे हैं किस प्रकार से बैंक्स फंक्शन करती है। डिमांड डिपॉजिट हुआ है ना, कि वैसा डिपॉजिट जो ऑन डिमांड मिल जाए, है ना, जिस समय आपकी उसकी ज़रूरत है आपको वो मिल जाए, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। अब ये बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी, और या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी चर्चा है एनसीईआरटी बुक में। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक वॉलंटरी और एसोसिएशन है लोगों का। वॉलंटरी माने स्वैच्छिक लोग जो हैं, इच्छा से आते हैं लोग, कुछ जागरूक लोग हैं, सकारात्मक लोग होते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, है ना, कुछ काम करना चाहते हैं, है ना, वैसे लोगों का एक झुंड है ना, ग्रुप है, जो जनरली 15 से 20 लोग का होता है, ज़्यादा कम हो सकता है ना। तो वैसे लोगों का एक झुंड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, है ना। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक बार देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी साथ में लेकर चलेंगे इस दोनों टॉपिक को। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है भाई? कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं है, यह एक ग्रुप है लोगों का, वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन्स का, है ना। अब वॉलंटरी एसोसिएशन है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है किसका? लोगों का। क्यों ये एसोसिएशन बनाते हैं, क्यों ये संगठन बनाते हैं, है ना? वो ज्वाइन टुगेदर, एक साथ आते हैं, मिलते हैं, क्यों? विथ द मोटिव, इनका उद्देश्य होता है वेलफेयर करना, ऑफ द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स,
इन अ पार्टिकुलर एरिया, इन अ पार्टिकुलर एरिया और फील्ड। मीन्स हम डिफिनीशन में देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसका है, तो लोगों का है, जो एक साथ आते हैं, मिलते हैं, किस उद्देश्य से, मोटिव मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से, तो वेलफेयर के उद्देश्य से। किसके वेलफेयर, तो जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर। कहाँ, तो एक पार्टिकुलर एरिया में। पार्टिकुलर एरिया यहाँ कहने का मतलब, पार्टिकुलर एरिया कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि आपके घर का एरिया या किसी के घर का एरिया, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कि किस सेक्टर का बात कर रहा है, बुनकर का बात कर रहा है, किसान का बात कर रहा है, इंडस्ट्रियल वर्कर का बात कर रहा है, किसका कर रहा है ना, वो बात हो रही है। तो ये चीज़ है। अब आप जब देखेंगे कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, ये कोऑपरेटिव्स फॉर्म किए जाते हैं, है ना, तो ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं। कोऑपरेटिव, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, टाइप्स क्या क्या हैं भाई, तो पहला हम देखेंगे कि फार्मर्स कोऑपरेटिव, फार्मर्स कोऑपरेटिव। दूसरा क्या है, वीवर्स कोऑपरेटिव। तीसरा क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव। तो इस प्रकार के टाइप्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव के। ये बैंक की तरह ही फंक्शन करने लगती है छोटे स्तर पर, और लोगों को सहायता प्रोवाइड करती है, फिनेंशियली वगैरह असिस्टेंस देना। तो ये नीड्स क्यों है भाई, इन कोऑपरेटिव्स की ज़रूरत क्यों है, बैंक्स की ज़रूरत क्यों है, हमारे सोसाइटी को क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन सारी संस्थाओं की। तो ज़रूरत पड़ी है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, रीजन्स हैं। क्या रीजन है, नीड ऑफ बैंक, है ना, क्या नीड है बैंक की, है ना, नीड फॉर बैंक, नीड फॉर बैंक, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। और कोऑपरेटिव जो है ना, इसकी ज़रूरत क्या है भाई, तो ज़रूरत है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे देश का, वो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज पर निर्भर है ना। लार्ज पॉपुलेशन जो है हमारे देश का, लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ा आबादी जो है, लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स जो है ना क्रेडिट का, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, उस पर निर्भर है। इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट क्या है, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे, है ना। लेकिन ये ध्यान जान लेना है कि जो बड़ी आबादी है वो डिपेंड करती है किस पर, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर। दूसरा क्या देखेंगे कि यह जो है ना प्रोवाइड करती है लोन फैसिलिटीज टू द रूरल हाउस होल्ड, है ना, कि रूरल हाउस होल्ड को लोन मिल सके, तो टू प्रोवाइड लोन टू रूरल पीपल। क्योंकि गरीबों को कौन पूछता है, तो इसलिए ग्रामीण लोगों को शोषण से बचाना, टू सेव रूरल पीपल। फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, शोषण से बचाना, आर्थिक शोषण। अगर वो कोई सेठ साहूकार से पैसा ले लेते हैं, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले लेते हैं, तो बंदगी भी बन जाता है ज़मीन वगैरह, और उनको काम भी करना पड़ता है, तो इस प्रकार से शोषण होता है। तो इस शोषण के चक्र को तोड़ना, यह भी उद्देश्य है बैंक का, और ज़रूरत है इस चीज़ के लिए बैंक की। लाइवलीहुड, जीवन, लोगों के जीवन को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ पीपल, लोगों के जीवन शैली को उठाने के लिए, सुधारने के लिए, इन रूरल एरियाज। इसके साथ क्या है, तो टू प्रोवाइड चीपर लोन्स टू पुअर, क्योंकि सेठ साहूकार महंगे लोन देते हैं, और ये जो संस्थाएं हैं, जो फॉर्मल सोर्सेस हैं, बैंक और कोऑपरेटिव दोनों फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में आते हैं। तो ये जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हैं, ये सस्ती दरों पर लोन देते हैं, टू प्रोवाइड चीपर लोन्स, टू प्रोवाइड चीपर लोन्स, टू प्रोवाइड चीपर लोन्स टू पुअर। तो ये सस्ती दरों पर कर्ज देते हैं। तो ये है ज़रूरत इस चीज़ की। तो बैंक की और कोऑपरेटिव्स की क्या ज़रूरत है, तो एक बड़ी आबादी है जो इनफॉर्मल सोर्स पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ क्या चीज़ के लिए निर्भर करती है, तो कर्ज वगैरह के लिए, पैसे के लिए, एडवांस पेमेंट के लिए, तो ये सब चीज़। दूसरा क्या है कि टू प्रोवाइड लोन टू रूरल हाउस होल्ड, है ना, जो गरीब लोग रह रहे हैं ग्रामीण परिवेश में, उनको को लोन प्रोवाइड करना। तीसरा क्या है, रूरल लोगों को, ग्रामीण लोगों को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए, शोषण से बचाने के लिए। किस शोषण से, तो आर्थिक शोषण से जो हो जाता है,
चौथा क्या है कि इम्प्रूव करने के लिए, क्या चीज़ को इम्प्रूव करना, जीवन शैली को। आप लोन देते हैं, किसी का कोई बिजनेस सेटअप हो गया, कोई काम हो गया, इससे उसके जीवन शैली में सुधार आता है। और खासकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस किया गया है टू प्रोवाइड चीपर लोन्स टू पुअरर, है ना, जो गरीब हैं उनको सस्ती दरों पर लोन मिल सके, है ना, इसलिए भी बैंक और कोऑपरेटिव्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट लोन, ये जो लोन मिलता है जो बैंक्स के द्वारा, स्पेशली बैंक के द्वारा, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करने के बाद ही आपको लोन मिल सकता है ना। तो क्या टर्म्स हैं, क्या क्रेडिट है, कंडीशन है, टर्म्स ऑफ लोन। टर्म्स क्या है ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट या लोन जो है ना, इसके लिए क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है। तो पहला है कि ना एक स्पेसिफाइड रेट होता है, स्पेसिफाइड रेट होता है, रेट होता है ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कोलेट्रल आता है एक टर्म, आपको कोलेट्रल डालना पड़ता है, गिरवी में कुछ चीज़ डालना पड़ता है कि अगर आप फेल करके नहीं सधा पाते हैं, है ना, तो आप कैसे दीजिएगा, तो आप कुछ वहाँ पर डाल दीजिएगा गारंटी के रूप में, जो वो जो संस्था जो आपको लोन दे रही है वो उससे रिकवर कर सके। तो ये इसको हम लोग कोलेट्रल को क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी है एक प्रकार का, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन टू रिकवर द मनी, टू रिकवर द मनी if the borrower fails to repay it, अगर बोरोवर फेल कर जाता है इसको लौटाने में, है ना। तो कोलेट्रल क्या हो सकता है, कोलेट्रल हो सकता है बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है कोलेट्रल, सोना वगैरह भी आप कोलेट्रल के रूप में डाल सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं, नहीं होने पर वो उससे रिकवर कर लेगी जो पार्टी है। तीसरा क्या है कि टर्म क्या रहता है, क्या कंडीशन होता है लोन लेने के लिए, जो फॉर्मल संस्थाएं हैं उनसे सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, नीड ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, है ना, बिना डॉक्यूमेंट्स के आपको नहीं मिलेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, तो हो सकता है जैसे आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड जो होता है, आधार कार्ड वगैरह, आइडेंटिटी कार्ड्स। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ, इनकम प्रूफ जो हुआ, एम्प्लॉयमेंट या इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम प्रूफ्स, ETC, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है तभी आपको लोन मिल पाएगा। तो ये सब कंडीशन है। इसके अलावा लेंडर जो है ना उसके पास अधिकार होता है, वह राइट आपसे साइन करवा लेता है, ही रिजर्व द राइट टू सेल द कोलेट्रल इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट। अगर आप नॉन रिपेमेंट कर पाते हैं, पेमेंट नहीं लौटा पाते हैं, तो जो लेंडर है उसके पास यह राइट होता है कि वह आपके दिए द्वारा जमा किए गए कोलेट्रल को बेच सके। तो ये टर्म्स है क्रेडिट लोन के लिए। और यह भी कारण है कि बहुत सारे लोग जो है फॉर्मल सोर्सेज से लोन नहीं ले पाते हैं, कि गाँव में गरीब लोग हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, जिनको कागजात की समझ नहीं है, वो लोग बैंक्स नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत सारी फॉर्मल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ता है, और ये प्रक्रियाएँ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो नहीं फॉलो कर पाते हैं, इसलिए वो बैंक जाना परहेज करते हैं, और इसलिए वो घूम जाते हैं किधर, इनफॉर्मल सोर्सेज़ की ओर। तो इनफॉर्मल सोर्सेज़ में क्या आ जाता है, वो मनी लेंडर आ गया, जो शेर साहूकार है, एम्प्लॉयर्स हो गया, जहाँ वो किसी यहाँ काम कर रहे हैं वो हो गया, या रिलेटिव्स वगैरह हो गए, तो इन सब जगहों पर। अब ये जो क्रेडिट है ना, मनी और क्रेडिट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग कंडीशन ऑफ क्रेडिट देख लिए कि किस कंडीशन पर क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है, या किस टर्म पे लोन मिलता है। अब क्रेडिट के बारे में हम जानेंगे कि क्रेडिट का जो है ना दो नेचर है। क्रेडिट एक एसेट के रूप में भी काम कर सकता है, और क्रेडिट एक डेट के रूप में भी काम कर सकता है। मतलब क्रेडिट आपको संभाल भी देगा छप्पर फाड़ के, और ज़मीन फाड़ के धंसा भी दे सकता है ना। ये क्रेडिट की खासियत है। क्या है क्रेडिट, तो क्रेडिट दो प्रकार से काम कर सकता है, एज अ डेट, पहला लिख लेते हैं सकारात्मक, एज एन एसेट, एज एन एसेट, और दूसरा क्या काम कर सकता है, एज अ डेट ट्रैप। अब डेट ट्रैप कैसे हो जाएगा, डेट ट्रैप तब हो जाएगा कि किसान के एग्जांपल को समझ लीजिए। अगर कोई किसान है, क्रॉप फेल कर गया, क्रॉप फेलियर, दूसरा डाउनफॉल आ गया क्रॉप प्राइस में,
डाउनफॉल ऑफ क्रॉप प्राइसेस। तीसरा, हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ले लिया गया, कहाँ से सधा पाएगा, फेल करना है, ये कर्ज उसके लिए गला का घेक बन गया, इसलिए फांसी वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ये क्रॉप फेलियर हो जाना, डाउनफॉल, प्राइस एक अचानक से गिर जाना। अब उम्मीद करके किया गया है कि 12-14 रुपये 15 रुपये इस बार गेहूँ बिकेगा, लेकिन चला गया 8-9 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, बेचारा अनर्थ हो गया इसके साथ। तो ये कहाँ से दे पाएगा, तो ये डेट ट्रैप में फंस गया। इस साल का तो नहीं लौटा पाया, अगले साल के लिए भी कर्ज लेना होगा, क्या कि नया से शुरू करना होगा। तो इस सब प्रकार से आप देखिएगा कि डेट ट्रैप हो गया। एज एन एसेट किसके के लिए होगा, तो एग्जाम्पल दिया है, कोई बिजनेसमैन है, वो पैसा ले लिया, उसको ऑर्डर आया, एडवांस ऑर्डर आया कि भाई कोई मोची है, उसको एक ट्रक जूता सप्लाई करना है, लेकिन उसके पास उतना के लिए कैपिटल नहीं है कि लेदर खरीद सके, रॉ मटेरियल खरीद सके। वो बैंक गया, बैंक से पैसा लाया है ना, लेदर वगैरह रॉ मटेरियल खरीदा और जूता बनाया। जूता बनाने के बाद वो मार्केट में सप्लाई कर देता है, और इस प्रकार से क्या होता है, प्रॉफिट कमाता है, फिर लोन को रीपे कर देता है, और उसके पास एक नया कैपिटल, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट जो है एसेट के रूप में काम करता है ना, ठीक है, और यहाँ पे डेट ट्रैप के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट जो है दोनों प्रकार से फंक्शन कर सकता है। अब पॉजिटिव रोल में हम और भी कह सकते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने में, इंक्रीजिंग इनकम करने में, है ना, घर को बनाने में। अब घर बना लेते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, है ना, तो ये भी एक प्रकार का आपको सुविधा मिलता है क्रेडिट से। अब आगे हम देखेंगे ना, क्रेडिट का टाइप जो है, वो क्रेडिट का टाइप तो हम लोग समझ गए कि क्रेडिट दो प्रकार से काम कर सकता है। जो डेट ट्रैप भी काम कर सकता है, आपको डुबा भी सकता है, और आप सही ढंग से उसका इस्तेमाल कर लिए तो आपको आबाद भी कर देगा, है ना, जो बिजनेसमैन करते हैं। माल्या की तरह नहीं करना है। तो फॉर्मल हो गया, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। दूसरा हो गया इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कौन कौन आता है, तो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स ये जो आते हैं क्या चीज़ में, फॉर्मल सोर्स में, कोऑपरेटिव्स। इसमें कौन आता है भाई, इसमें आता है मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, ये लोग आते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कोलेट्रल की ज़रूरी होती है, रिक्वायर कोलेट्रल। इसमें कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट छीनता है, नो कोलेट्रल, ठीक है। इधर क्या होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये डिफरेंसेस पूछता है, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं डायरेक्ट एक ही बार में। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है ना। कभी कभी होता है कि लिख दे ही पर पैसा नहीं लौटाओगे तब, तो लिख दिया। इधर क्या देखेंगे, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, माने उचित। इधर जो होता है ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई साहब, 5%, 8%, 10% सीधा महीना का। यहाँ पर प्रॉफिट तो कमाना लक्ष्य है, लेकिन उसके अलावा वेलफेयर भी एक लक्ष्य होता है। वेलफेयर इज ऑल्सो ए पार्ट, लेकिन यहाँ पर कोई वेलफेयर नहीं है भाई। जितना हो सके मैक्सिमम प्रॉफिट, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना यहाँ का उद्देश्य है, कोई भलाई भलाई नहीं होता है। इसके फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है आरबीआई। आरबीआई ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी है, इसको रेगुलेशन करती है ना, लेकिन इसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। नो वन सुपरवाइजेज इट, नो वन सुपरवाइजेज इट। कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई इसको देख रेख करने वाला, पूछने वाला नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट सोर्स और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स में क्या अंतर है, ये अंतर रहा। तो आप समझ चुके हैं यहाँ से फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम समझते हैं अच्छे से। आशा करते हैं कि बाकी जो टॉपिक्स है वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, यह सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, यह कंसेप्ट है, इम्प्लीमेंट किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक ये जो कंसेप्ट है, यह इम्प्लीमेंट किया गया क्या चीज़ के लिए, टू प्रोवाइड फिनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर।
लोगों के लिए फिनंशियल रिसोर्स को क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया, स्पेशली वीमेन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। मीन्स महिलाओं को खासकर टारगेट किया गया कि महिलाओं के जीवन शैली को किस प्रकार से उत्थान किया जाए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, प्रोवाइड करता है फिनंशियल रिसोर्सेज, है ना, किसको, पुअर को और स्पेशली वीमेन को, है ना, ग्रुप बना करके, है ना, संगठन बना करके छोटे छोटे ग्रुपों में। और इसके लिए हम थोड़ा बेसिक देखेंगे इसका फीचर क्या होता है। तो इसमें लगभग 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 15 से 20 मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्या कह रहा है कि सारे मेंबर सेव करते हैं, पर मेंबर सेव करता है ना, कुछ ना कुछ पर मेंबर सेव करता है। क्या सेव करता है, तो 15 रुपया से लेकर के 25 रुपया से लेकर के 100 रुपया टू 100 रुपया या इससे भी ज़्यादा, डिपेंड्स अपॉन कैपेबिलिटी और एंड मोर इससे भी ज़्यादा 25 रुपया से 100 रुपया भी हो सकता है कि हर सदस्य को जमा करना है, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है क्या चीज़, उसके एबिलिटी पे कि कितना उसके पास क्षमता है ना, कि कितना जमा कर सकता है, आर्थिक क्षमता क्या है। दूसरा क्या है, मेंबर स्मॉल लोन ले सकते हैं इसमें, है ना, मेंबर्स कैन टेक लोन, ये मेंबर्स के ही भलाई के लिए है। सकारात्मक सोच वाले लोग आते हैं, एक जगह मिलकर बैठ जाते हैं और काम करते हैं, तरक्की करते हैं। इसका थोड़ा सा पोर्शन हम शायद उस वाले टॉपिक में बोल दिए। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स ले सकते हैं चीपर रेट पे। तो ये फ़ायदा हुआ चीपर रेट पे। इट एक्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस वेरियस सोशल इशूज़ को प्लेटफॉर्म टू डिस्कस, ये एक प्लेटफॉर्म मंच प्रोवाइड करता है कि आप डिस्कस सकें, प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इशूज़। आप सोशल इशूज़ डिस्कस कर सकते हैं, समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर हैं, सामाजिक समस्याएं, उनको डिस्कस कर सकते हैं और मिलकर उसका निदान कर सकते हैं। तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अब इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा से काम कर रही है और तरक्की में काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रही है देश के अर्थव्यवस्था में, स्थानीय स्तर अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, महिलाओं के आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा रोल निभा रही है। एक केस दिया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में बताया है बुक में, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये बड़ा अच्छा सही में काम था। वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरीज में से एक स्टोरी है कि किस प्रकार से गरीब लोगों के जीवन शैली को उठाया जा सकता है ना। इसका जनक कौन था, इसका फाउंडर कौन था, तो मोहम्मद यूनुस, है ना, मोहम्मद यूनुस। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मोहम्मद यूनुस था जो नोबेल प्राइज़ जीते, है ना, नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल में बहुत प्रकार का होता है, लेकिन नोबेल में शांति पुरस्कार इन्होंने पाया। नोबेल पीस प्राइज़ कब पाया, तो 2006 में पाया। और यह एक सक्सेस स्टोरी बताता है कि किस प्रकार से गरीब को क्रेडिट दिया जा सकता है रीजनेबल रेट पर और उनकी जीवन शैली को चेंज किया जा सकता है ना। और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या बताया कि जो गरीब महिलाएं हैं, है ना, वो रिलायबल बोरोवर हैं, है ना, रिलायबल, है ना, माने जिम्मेवार होते हैं ये लोग, है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिलायबल बोरोवर होते हैं, है ना। इस चीज़ को इन्होंने दिखाया दुनिया को, है ना। और क्यों, क्योंकि जो पुअर वीमेन थी बांग्लादेश की, वो महिलाओं ने उनको कर्ज दिया गया, है ना, इस बैंक के जरिए, और उन्होंने वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ किया, है ना। पुअर वीमेन जो थे वो लोग ऑर्गेनाइज हुए ग्रुप्स में और बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स ऑफ बिजनेस को सक्सेसफुली रन कराया और प्रॉफिट कमाया, पैसा रिपे भी किया, और यह बहुत अच्छा से डेवलपमेंट किया और एक अच्छा मॉडल दुनिया के सामने में पेश किया। तो ये था मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आगे के चैप्टर को हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू जुड़ें इस चैनल से। धन्यवाद।